हेलो फ्रेंड्स, अरविंद एचडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास को हम बिल्कुल इस हिसाब से पढ़ेंगे, बिल्कुल कहानी की भांति और बिल्कुल सिंपल वे में। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लेते हैं तो बिल्कुल आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और इस हिसाब से हम इसको नोट्स बनाए हैं ताकि आपको बिल्कुल समझने में दिक्कत ना हो। और ये नोट भी आपको PDF के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को भी 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जहाँ लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे और पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध थे। उदाहरण के लिए पाषाण काल। उसी हिसाब से आधैतिहासिक काल को अगर हम देखते हैं तो इसमें लिखित साक्ष्य मौजूद थे किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। जैसे उदाहरण के लिए सैंधव सभ्यता और वैदिक संस्कृत। इसकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। यानी भाव चित्रात्मक का मतलब होता है जो अपने ही मन से यानी कुछ भी चिन्ह या बना दिए जाएं जिसको मतलब कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद में हम आधैतिहासिक युग के बारे में देखते हैं। तो आधैतिहासिक जो काल था ये पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं इसमें, जिसे पढ़ा भी जा सकता है। उदाहरण के लिए यह लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। इतना हम समझ गए कि प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया है, जिस हिसाब से इतिहास को 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो प्रागैतिहासिक काल जो है यहाँ पे इसे पाषाण युग और धातु युग यानी ताम्रपाषाण युग जिसे कहा गया है, ये 2 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम पाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे। तो पाषाण युग जो था इसे उपकरणों में भिन्नता के आधार पर 3 कालों में विभाजन किया गया इसका है। तो कौन कौन से काल हैं तीनों? पूरा पाषाण काल जो आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय माना गया है, और उसके बाद में मध्य पाषाण काल जो 10,000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व जिसे माना गया है। इसी हिसाब से नव पाषाण काल जिसे 5500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व माना गया है। लेकिन यहाँ पे जो पूरा पाषाण काल है इसे भी 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। तो पूरा पाषाण काल को किस किस कालखंडों में डिवाइड किया गया है? निम्न पूरा पाषाण काल जो प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व का जिसका समय है। उसके बाद में मध्य पूरा पाषाण काल जो 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व, और उच्च पूरा पाषाण काल जो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व का समय निर्धारित माना गया है। तो सबसे पहले हम निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में देख लेते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल जो है ये सर्वप्रथम यहाँ उपकरण प्राप्त हुए हैं तो वो सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इसका जो अन्य नाम एक है तो इसे सोहन संस्कृत भी कहा जाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है निम्न पूरा पाषाण काल को क्या कहा जाता है, तो इसे सोहन संस्कृत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो पेबुल, चापर तथा हस्तकुठार, खंडक और बिदारणी प्राप्त हुए हैं। इसमें वही फैक्ट हम कवर कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी जो तमाम गाथा है उसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। उसके बाद हम देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। तो मध्य पूरा पाषाण काल जो है ये भी मध्य पूरा पाषाण काल में इसका एक अन्य नाम है तो इसे फलक संस्कृत कहा जाता है। फलक उपकरण यानी जो फलक उपकरण थे ये क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित थे। इसका फलक संस्कृत इसलिए कहा गया, यहाँ फलकों की अधिकता के कारण से फलक संस्कृत का नाम दिया जाता है। इसके बाद में उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में देखते हैं। जो उच्च पूरा पाषाण काल जो है इसे प्रमुख इसके जो उपकरण हैं वो ब्लेड है, तछड़ी और खुरचनी है। इसे भी उपकरणों के भिन्नता के आधार पर इसे भी डिवाइड किया गया है। अब हम देखते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। तो जो पूरा पाषाण काल है यहाँ जो मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था, मतलब उसे खेती का ज्ञान नहीं था और ना ही उसे अग्नि का ज्ञान था। तो इधर उधर भोजन की तलाश में भटकता रहता था और जहाँ उसे शाम हो जाती थी वहीं वो जैसे सो जाता था, यानी जानवरों के पीछे मांस या इसी अपने अनाज के चक्कर में भटकता रहता था इधर उधर।
पशुपालन, कृषि एवं अग्नि का कोई उसको अभाव ही नहीं था, उसे वो परिचित ही नहीं था। इस काल से संबंध प्रथम हस्त कुठार जो है वो 1863 ईस्वी में पल्लवरम मद्रास से प्राप्त हुई है, जो रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा प्राप्त हुई है। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल का एक अन्य नाम था जिसे माइक्रोलिथ कहा गया है। यहाँ के जो औजार थे वो अत्यंत सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटे थे, इसीलिए इसको जो नाम दिया गया है वो माइक्रोलिथ दिया गया है। मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था, मतलब खाना बदोश जीवन अपना यापन करता था, भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। इस काल में भी उसे कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं हुई थी। यहाँ पे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इत्थल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो पशुपालन के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं पशुपालन के साक्ष्य, और बागोर जो राजस्थान में पड़ता है, यहाँ से पशुपालन के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो प्रथम पालतू पशु था वो कुत्ता है। मनुष्य का जो प्रथम पालतू पशु है वो कुत्ता को माना गया है। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया था, उसके बाद में गाय भेड़ बकरी आदि का पालन उसने करना शुरू कर दिया था। क्योंकि कुत्ते के इसलिए उसने पालना शुरू किया, उससे शिकार करने में उसे आसानी और मदद मिलती थी, क्योंकि कुत्ता जो है वो शिकारी किस्म का पशु है। अस्थि निर्मित उपकरण, तो अस्थि निर्मित जो उपकरण हैं वो सराय नाहर राय से मिले हैं और महदहा से मिले हैं। उसके बाद हम देखते हैं नौपाषाण काल। जो नौपाषाण काल है, यहाँ से खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन और कृषि की शुरुआत। तो सबसे पहले कृषि की शुरुआत यहाँ से देखी गई है। यहाँ से मतलब मनुष्य जो था वो खाना बदोश जीवन यापन छोड़ के वो कृषि पे निर्भर हो गया था। तो यहाँ से कृषि की शुरुआत और आग का भी प्रयोग शुरू हो गया था। तो पहले मनुष्य जो था वो कच्चा भोजन करता था, कच्चा मांस खाता था। उसके बाद में जब उसे अग्नि का उसे जब ज्ञान हो गया तो वो अपना खाने का जो था भोजन को था पका के खाने लगा। तो इससे कहीं ना कहीं उनको मतलब दिमाग जो था वो तेज हुआ और उनको और चीज़ें जो उनके दिमाग में विकसित होने लगी, उन्हें और चीज़ों का भी नॉलेज होने लगा। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आग का जो उपयोग था ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। प्राचीनतम नौपौराणिक बस्ती जो है वो मेहरगढ़ मानी गई है, जिसकी जो तिथि है वो 7000 ईसा पूर्व मानी गई है। अब नौपौराणिक काल से जो इत्थल हैं और प्राप्त साक्ष्य हैं उनको देख लेते हैं। लोहरादेव जो भारत में पड़ता है, जहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, और कोल्ढीवा से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। कोल्ढीवा से चावल की भूसी मिली है। अगर एग्जाम में दोनों दिए हुए हैं तो आप लोहरादेव को टिक करिएगा, और अगर दोनों में से किसी एक को दिया है तो आप किसी को टिक कर सकते हैं। अगर जब दोनों अगर बूझ लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको लोहरादेव को ही टिक करना है। कोल्ढीवा जो है वो प्रयागराज में पड़ता है। मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान पाकिस्तान। यहाँ से गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। गुप्त कराल जो भारत में ही पड़ता है, तो गुप्त कराल से भी कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम, तो बुर्जहोम से मानव कंकाल, कुत्ते का कंकाल और गर्ता आवास प्राप्त हुए हैं। संघन कल्लू से राख के टीले, पिकली हल और उतनूर से भी राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो इन तीनों जगह से क्या हुए, राख के टीले प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे नोट करके हमने लिखा है, नोट करके लिखा है इसमें मध्य पाषाणकालीन मानव पेट भरने के लिए मछली का भी शिकार करते थे। मध्य पाषाणकाल के जो औजार थे वो विशिष्ट ही सूक्ष्म औजार कहे गए हैं, यानी बहुत ही छोटे थे, इसीलिए इसे फलक संस्कृत और इसे फलक संस्कृत भी कहा जाता है। यहाँ पे फलकों की अधिकता थी। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन्हें भी देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल दमदमा से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के जो साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, जो 7000 ईसा पूर्व की यहाँ की बस्ती की जो तिथि है, यहाँ की जो बस्ती की तिथि है वो 7000 ईसा पूर्व मानी गई है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो भारत में जो मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं वो हथनौरा से मिले हैं। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, मानव के स्थायी जीवन के जो साक्ष्य हैं, यानी जो बस्ती बनाकर रहना जो प्रारंभ किया तो मेहरगढ़ से शुरू हुआ है। और अगर वही मानव की बात की जाए तो भारत में सर्वप्रथम जो मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हथनौरा से प्राप्त हुए हैं। आप ये इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछा भी गया है एग्जाम में ये। हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो हड्डी निर्मित जो मातृ देवी की प्रतिमा है वो लोहंदा नाला क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जो बेलन नदी घाटी के पास में पड़ता है। बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। तो जो बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई है वो मृतकों को दफनाने के स्थान से की गई है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। तो राष्ट्रीय जो मानव संग्रहालय स्थित है वो भोपाल में स्थित है। गैरिक मृत भांड पात्र का नामकरण हुआ है। जो गैरिक मृत भांड का नामकरण हुआ है वो हस्तिनापुर में हुआ है। और मृत भांड से मतलब है मिट्टी के बर्तन, याद रखिएगा, मृत भांड कहते हैं मिट्टी के बर्तन। मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृत भी कहा जाता है। तो ये फलकों की अधिकता के कारण से फलक संस्कृत भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो औजार थे बहुत ही सूक्ष्म औजार थे, हमने पहले बताया है पीछे। 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो 14 मानव कंकाल जो प्राप्त हुए हैं वो लंघनाज गुजरात से प्राप्त हुए हैं। एक ही जगह से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं यहाँ से। लोहरा देव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीन भारतीय नवपाषाणिक स्थल है तो कोल्डिहिवा है, जो चावल की भूसी जहाँ से प्राप्त हुई है। और जो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो लोहरा देव से प्राप्त हुए हैं। चावल की भूसी की बात करके हैं तो कोल्डिहिवा से प्राप्त हुई, पर ये भी इसे भी चावल के ही साक्ष्य कहा गया है। अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन दिए हैं तो वहाँ पे आप लोहरा देव को टिक करिएगा। अगर आपको वहाँ पे दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया है तो आप किसी को भी टिक कर सकते हैं। मक्का का जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो मैक्सिको से प्राप्त हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के जीके के वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।